ओके, सो दिस इज लेक्चर 6 ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे जितनी भी सारी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी एवरीथिंग। ठीक है, व्हाट इज विस्कोसिटी? आपने सुना होगा वर्ड विस्कस। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, जैसे हनी बहुत विस्कस होता है, हनी बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने में टाइम लगता है। ठीक है, जबकि जो वाटर होता है इट इज़ नॉन विस्कस, वो गाढ़ा नहीं होता है, तो वो बहुत ईजिली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, तो बेसिकली विस्कोसिटी होती क्या है? विस्कोसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion and opposes the relative motion between its different layers. तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्राई करता है कि उसमें जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं उसको रेजिस्ट करें। इन दिस सिमिलर मैनर कोई भी फ्लूइड ये ट्राई करता है। अब ऐसा नहीं है कि वाटर ट्राई नहीं करता, वाटर भी ट्राई करता है, बट उसका जो रेजिस्टेंस है, जो उसका फोर्स वो दे रहा है, जो ड्रैग फोर्स है वो बहुत कम है, इसलिए इट इज़ नॉट विस्कस। जबकि हनी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टू द मोशन। ठीक है, आप हनी को इस तरीके से फ्लो करवाना चाहोगे बट इट विल नॉट, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है, तो होता क्या है, अलग अलग लेयर्स होती हैं फ्लूइड की, अलग अलग लेयर्स। ठीक है, ये लास्ट वाली लेयर है, सपोज दिस इज अटैच टू द सर्फेस। ओके, अब जब आपका फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लग रहा है, मतलब वो मोशन में आ गई है। वो क्या ट्राई करेगी कि नीचे की हर लेयर भी उसके साथ मोशन करे, बट नीचे की जो लेयर्स हैं वो एक रेजिस्टेंस देंगी, वो एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। उस वजह से जो इसका मूवमेंट है किसी भी विस्कस सब्सटेंस का, वो बहुत स्लो हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम जूम करके दो लेयर्स देख लें, सपोज इसका डिस्टेंस इज x और इसका डिस्टेंस इज x प्लस डी एक्स। ऊपर वाले की वेलोसिटी है v प्लस डी वी, नीचे की v। ऊपर ऑफकोर्स आप फोर्स जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ऊपर की लेयर्स के लिए लगा रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? नीचे वाले सरफेस पे लग रहा है और टेंजेंशियली लग रहा है। ये फोर्स कैसा लगता है? टेंजेंशियली लगता है। ठीक है, समझ आ गई बात? नेक्स्ट कम्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हर किसी का जो विस्कोसिटी यानी जो लेवल होगा फ्रिक्शन प्रोवाइड करने का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को मेजर कौन करता है कि कोई चीज़ कितनी विस्कोसिटी है किसी चीज़ में? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका सिंबल इज दिस ईटा। इसका सिंबल इज ईटा। ऑलराइट, सो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री टू विच अ फ्लूइड रेजिस्ट द फ्लो अंडर एन अप्लाइड फोर्स। कितना रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये जो ईटा है इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग स्टेडीली इन फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं इट इज़ फॉर द लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। जो भी फॉर्मूलाज हम देंगे, ऐसा नहीं कि विस्कोसिटी टर्बुलेंट फ्लो में नहीं लगेगी, फ्लो तो कैसा भी हो सकता है, बट जो फॉर्मूलाज वी आर गिविंग उसमें क्या है, अजम्पशन है कि जो फ्लो है दैट इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। ओके, so suppose a liquid is flowing steadily in form of parallel layers in a fixed horizontal surface. Consider two layers A and B at distance x plus dx and x from the fixed layer and moving with velocity v plus dv and dv respectively. तो ये जो डायग्राम बनाया था इसको कंसिडर करके चलने, वन लेयर इज दिस, अदर इज दिस, इनका डिस्टेंस और इनकी वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो इसके एक्सप्रेशन के लिए एक चीज़ होती है dv बाई डी एक्स विच इज़ नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि वो डिस्टेंस के साथ उसकी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, दैट इज इट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने इसका एक्सप्रेशन दिया था, जो विस्कस फोर्स है, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर। ठीक है, एफ इज, और कौन सी लेयर? जिस पे फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, एफ ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इम्प्लाइज दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को क्लब किया तो आ गया ए डी वी बाई डी एक्स। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज ईटा। ओके, एंड इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। ऑलराइट, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, विस्कस फोर्स का ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। हमको ईटा डिफाइन करना है,
जब भी हमें कोई चीज़ डिफाइन करनी होती है तो बाकी सारी चीज़ों को हम क्या पुट कर देते हैं, 1 यूनिट पुट कर देते हैं। तो अगर हमने एरिया को 1 यूनिट पुट कर दिया, ये dv को वेलोसिटी है ना, इसको 1 मीटर पर सेकेंड पुट कर दिया और dx को भी 1 मीटर पुट कर दिया, तो आपका जो फोर्स है वो ईटा के बराबर आ जाएगा। अब अगर हमको ईटा डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो विस्कस फोर्स का, तो अगर अब इन सब को 1 पुट कर दें, मतलब एरिया को 1 यूनिट पुट कर दें, dv को 1 यूनिट, dx को 1 यूनिट, सबको 1 यूनिट पुट कर दें, तो जो हमारा ईटा है वो हमारा फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डिफाइन करना है तो कैसे होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल विस्कस फोर्स। ये ईटा इस फोर्स के बराबर हो जाएगा व्हेन force between two parallel layers of unit area of cross section moving with unit velocity gradient। एरिया भी 1 यूनिट हो जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 यूनिट हो जाए, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इट इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स। ओके, अब हम यूनिट्स ऑफ ईटा की बात कर लेते हैं। CGS यूनिट ऑफ ईटा इज पॉइस। ठीक है, देखो आप ईटा निकालना है तो ईटा होता क्या है, F/A dV/dx। अगर मैं dV/dx को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेंटीमीटर ले लूँ एंड एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ, फोर्स को 1 डाइन ले लूँ, मतलब बेसिकली सारी चीज़ों को CGS में ले लूँ, तो जो ईटा है वो भी तो CGS यूनिट आएगा। ठीक है, तो जो CGS यूनिट है ईटा का उसको बोलते हैं पॉइस। ओके, तो हम लिख सकते हैं 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 डाइन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर, विच कम्स आउट टू बी दिस। तो 1 poise is equals to 1 dyne S upon centimeter square. Alright. The SI unit of eta is decapoise या फिर poiseuille. Okay. F is eta A dV/dx, तो यहाँ से eta ये आ गया। अब SI यूनिट आपको निकालना है तो सारी चीज़ें जितनी भी इन्वॉल्व है उनको SI यूनिट में डाल दो। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी एरिया हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा आपका 1 न्यूटन, dV/dx हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 मीटर। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें पुट करोगे तो आपको जो ईटा का यूनिट है वो SI यूनिट मिलेगा। इट इज़ नोन एज डेकापॉइस और पॉइसeuille। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन CGS एंड SI यूनिट, डेकापॉइस इज SI यूनिट, पॉइस इज CGS यूनिट, 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस। ओके, अब अगर इसका डायमेंशन लिखना है तो देखो F/A dV/dx, F का पता है आपको क्या होता है, mLT-2 अपॉन एरिया का हो जाएगा L-2 एंड वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस का निकाल सकते हो। सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं आप लोगों को, तो जब आप ये करोगे तो क्या आ जाएगा, ईटा का डायमेंशन mL-1 T-1। ठीक है, ये समझ आ गया ना कि dV/dx का डायमेंशन कैसा होगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ का डायमेंशन। ओके, अब जो विस्कोसिटी है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ये वेरी करती है, तो वेरिएशन विद टेम्परेचर। अभी हम सिर्फ लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। फॉर लिक्विड्स इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो जाएंगे, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और ऐसा होगा तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट एनी टेम्परेचर और ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो ईटा टी इज ईटा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब आप खुद देखो, आपने जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर था यानी 0 डिग्री पे, उसमें डिवाइड कर दिया कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ईटा नॉट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो ईटा टी है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ईटा इज डिक्रीजिंग। ये क्लियर है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल डिक्रीज फॉर लिक्विड्स, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। गैस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, बेसिकली देखो लिक्विड्स में तो स्कोप होता है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इतनी भी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो अगर आप उनको टेम्परेचर दोगे तो दूर दूर भागने लग जाएंगी, बट गैसेस में वो ऑलरेडी बहुत दूर होती हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उल्टा जाता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है। इसका जो रिलेशन है वो ये है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर रूट से आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, वेरिएशन विद प्रेशर,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद प्रेशर फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन वाटर के लिए उल्टा केस है, वाटर का एनॉमलस बिहेवियर होता है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड दूसरा विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, गैसेस पे प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता, ओके। A square metal plate of 10 cm side moves parallel to another plate with velocity 10 cm per second. Both plates immersed in water. If viscous force is 200 dyne and immersed in and eta is 0.01 poise, what is the distance between two plates? अब तो पहले तो देख लो कि जो सारे यूनिट्स हैं क्या वो एसआई सिस्टम में है या सीजीएस यूनिट में है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लो। जैसे ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, डाइन एंड पॉइज सारे सीजीएस सिस्टम के यूनिट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वील फाइंड द आंसर इन सीजीएस, ओके। पूछा क्या गया है? डिस्टेंस। विस्कोसिटी आ रहा है तो वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमें एक ही पता है अभी तक जो विस्कोसिटी से डील करता है, इट इज फोर्स इज ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ऑलराइट। तो आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। डिस्टेंस क्या था? डी एक्स, ठीक है। हमने लिया था कि एक का डिस्टेंस x है, दूसरे का x प्लस डी एक्स है, तो चेंज कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ प्लेट्स के बीच में? डी एक्स, ऑलराइट। सो बेसिकली यू नीड टू कैलकुलेट डी एक्स। अब सारी चीज़ें तो आपको गिवन है, ईटा गिवन है, ए गिवन है, डी वी गिवन है, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज 100 किलोमीटर पर आवर नियर द सर्फेस ऑफ रिवर, near the surface. If river is 5 meter deep, find shearing stress between the horizontal layers of water. Eta is 10 to the power -2 poise. अब एक बात ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला है स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा? शेयर। आपको पता है शेयर स्ट्रेस कब आता था पिक्चर में? जब टेंजेंशियली फोर्स लगती थी, ठीक है। एंड हमें पता है जब भी हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो जो भी फोर्स लग रही है दैट इज टेंजेंशियल, तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। आपको क्या निकालना है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यही होता है। मतलब बेसिकली आपको फोर्स अपॉन एरिया निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तो ठीक है। अब सारी चीज़ें तो आप लोगों को गिवन है, ईटा की वैल्यू गिवन है 10 to the power -2 पॉइज, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, कन्वर्ट कर लेना इसको डेका पॉइज में 10 से डिवाइड करके, ओके। फिर ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कन्वर्जन्स लिखे हुए हैं। सॉल्व करोगे नॉर्मली आंसर आ जाएगा 0.055 न्यूटन। नेक्स्ट इज स्टोक्स फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। स्टोक्स फार्मूला आपको क्या बताता है? इट गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द विस्कस फोर्स व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी इज फॉलिंग इन विस्कस मीडियम। अगर कोई एक विस्कस मीडियम है, ठीक है, आप उस पर एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करते हो तो उस पर क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली विस्कस फोर्स लगेगा। उस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपको देता है स्टोक्स फार्मूला, ठीक है। तो स्टोक्स फार्मूला क्या बोलता है? दैट विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v एंड ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? विस्कस फोर्स का, जो किस पे लग रही है? स्फेरिकल बॉल पे या स्फेरिकल बॉडी पे, ठीक है। जहाँ पर r इज रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, v इज इट्स वेलोसिटी एंड ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन, वैसे कोई डेरिवेशन नहीं है, इन पर्टिकुलर डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स। हम क्या कर रहे हैं? हम डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस इक्वेट करके फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्चुअली डेरिवेशन। तो जो विस्कोसिटी है, मतलब जो विस्कस फोर्स है, वो डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी पे एंड वेलोसिटी ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी पे। तो हमें नहीं पता कि डिपेंडेंस है उसकी पावर कितनी है, तो हम क्या लेट कर लेंगे? लेट एफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर ए, आर टू द पावर बी एंड बी टू द पावर सी, ठीक है। इक्वल टू क्या कर दिया? एक कांस्टेंट लगा दिया। अब आपको पता है जब भी हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम दोनों की साइड डायमेंशंस इक्वल कर देते हैं, है ना। एफ का डायमेंशन क्या होगा? ml/t-2। ईटा का डायमेंशन आपको पता है, अभी निकाला था, ये होता है 2 टू द पावर ए। रेडियस का डायमेंशन होगा l टू द पावर b। वेलोसिटी का डायमेंशन होगा l t टू द पावर -1 टू द पावर c, ठीक है। अब क्या करना है आपको? बस LHS और RHS को इक्वेट करना है। जब इसको साथ में लिखा तो क्या आया? ma l टू द पावर -a प्लस b प्लस c t टू द पावर -a -c। LHS और RHS इक्वेट करोगे तो a b c की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिया था इसमें a1 b1 c1 आता है, और जो कांस्टेंट आता है वो एक्सपेरिमेंटली क्या निकला है? 6 पाई।
इसलिए जो विस्कस फोर्स आती है उसका फॉर्मूला क्या हो गया 6 पाई ईटा आर वी। ओके, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टोक्स लॉ लगता है, देखो हम हर चीज़ में अजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो इसमें जो अजम्पशन है वो ये है कि जो आपकी स्फेरिकल बॉडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्मॉल इन साइज, ओके, एंड सेकेंड जो फ्लूइड है उसका फ्लो इज स्ट्रीम लाइन। ओके, तो ये कुछ अजम्पशंस होते हैं, इसको याद रखना, हर चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है ये। नाउ नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी समझने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से समझो, जब भी किसी एक फ्लूइड में दूसरे फ्लूइड का मोशन होता है, फॉर एग्जाम्पल एयर में वाटर ड्रॉप्स का मोशन, ठीक है, या फिर वाटर में एयर बबल्स का मोशन, तो जब भी एक फ्लूइड में दूसरे फ्लूइड का मोशन होता है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होती हैं वो आप देखो। सपोज ये आपने एक रेन ड्रॉप लिया, ये नीचे की तरफ जाना चाह रही है, तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स इसको लेकर जा रही है, इसका खुद का वेट, दैट इज mg, ऑलराइट। इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी, एक तो डेफिनेटली विस्कस फोर्स लग रही है, और दूसरा एक और फोर्स लग रही है बॉयंट फोर्स। ये तो आपको पता है ना, जब भी कोई चीज़ बॉयंट फोर्स, हमने क्या बताया था कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ को डालने की कोशिश करते हैं फ्लूइड में, मतलब हम उसका लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, या फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसे पसंद नहीं है, वो रेजिस्टेंस देगी, उस रेजिस्टेंस फोर्स को जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो ये क्लियर है कि जब भी कोई चीज़ फ्लूइड मोशन कर रहा होगा, तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक होगा mg, एक होगा ऊपर अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, और दूसरा होगा विस्कस फोर्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑब्जेक्ट कब नीचे आएगा, जब mg वुड बी ग्रेटर दैन सम ऑफ दीज टू, mg वुड बी ग्रेटर दैन सम ऑफ दीज टू। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब mg और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब mg विल बी इक्वल टू fc प्लस fv प्लस u। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अब फोर्स नहीं लग रही होगी, अब जो फोर्स है नीचे और ऊपर वो इक्वेट हो चुकी है। अगर फोर्स नहीं लग रही है उस ड्रेन ड्रॉप पे, फिर भी तो वो नीचे आएगा ही ना, ऐसा तो नहीं है कि फोर्स खत्म हो गई तो नीचे नहीं आएगा। फोर्स अगर इक्वेट हो गई है, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स जीरो हो गई मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गई मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। इसका मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो नेट फोर्स है वो इक्वल हो गई, उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो जाती है। एक्सेलरेशन के जस्ट बाद जो वेलोसिटी आती है पिक्चर में, जो कांस्टेंट हो जाती है, दैट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि अब कभी भी एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं आएगा, और जो ड्रॉप फॉल कर रहा था वो उसी वेलोसिटी के साथ फ्लो करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। ओके, तो रीड कर लेते हैं। When a spherical body falls through a viscous fluid, it produces a relative motion between its different layers. Therefore, body experiences a viscous force. This is obvious. And that viscous force is given by 6 pi eta rv. Okay, we are talking about spherical body. Remember, Stokes law was also about spherical body. Terminal velocity is also about spherical body. Okay. अगर उस स्फेरिकल बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी विस्कस फोर्स भी बढ़ेगी। तो आप किसी चीज़ को तेज़ी से फेंक रहे हो, जैसे नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब उसकी विस्कस फोर्स भी बढ़ रही है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है ना, नीचे, तो उसकी क्या वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब उसकी विस्कस फोर्स भी बढ़ रही है। विस्कस फोर्स अगर बढ़ रही है तो एक स्टेज तो पक्का ऐसी आएगी जब उसकी नीचे वाली फोर्सेस और ऊपर वाली फोर्सेस इक्वेट कर जाएंगी, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ आई बात? तो जब भी रेन ड्रॉप स्टार्टिंग में फॉल कर रही होगी तो बड़ा तेज़ी से बढ़िया से फॉल कर रही होगी, एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन जैसे वो नीचे आती जा रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ रही है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वेट कर जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? नो नेट फोर्स एक्ट्स इन द बॉडी एंड इट बिगिंस टू मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। यही समझाया मैंने। दिस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द स्फेरिकल बॉडी। ओके, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो अगर हम अब इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, तो उसमें हमें करना क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स करना होगा। ठीक है, तो हम सारी फोर्सेस जो इस पे एक्ट कर रही होंगी स्फेरिकल बॉडी पे वो देख लेते हैं। ठीक है, देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी।
while falling in the spherical viscous medium. सबसे पहले वेट का फॉर्मूला होगा mg, ठीक है। तो सपोज ये जो रेन ड्रॉप है इसकी खुद की डेंसिटी है रो और इसका वॉल्यूम है v, ठीक है, मतलब इसका रेडियस है r। हमने मान लिया ना कि स्फेरिकल बॉडी है r, तो क्या मास को मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकती हूँ, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ठीक है, ये क्लियर है। तो एक लग रहा होगा वेट और ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ। दूसरा ऊपर की तरफ लग रहा होगा विस्कस फोर्स जिसका फॉर्मूला है 6/η जो हमने अभी निकाला, ठीक है। एंड थर्ड इज अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स क्या होगी, देखो बॉयंट फोर्स कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ा था। बॉयंट फोर्स इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो सपोज ये जो मीडियम है इसकी डेंसिटी है सिग्मा, इस बॉल की डेंसिटी थी रो, ठीक है। अब ये बॉल का वॉल्यूम हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है कि जो अपथ्रस्ट है वो कितना हुआ। अपथ्रस्ट कितना होगा, ये बॉल से जितना वेट डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम। और डेंसिटी किसकी लोगे, डेंसिटी लोगे इस मीडियम की डेंसिटी, ये बात याद रखना, ठीक है। पहले जब हमने इधर मास लिया था तो उसमें डेंसिटी किसकी ली थी, स्फेरिकल बॉडी की। इधर जो डेंसिटी लोगे वो लोगे फ्लूइड की, क्योंकि फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो फ्लूइड की, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वेट आ रहा है विल बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेस। ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है और दूसरा क्या है आपकी विस्कस फोर्स लग रही है। तो दोनों साइड इक्वेट कर दिया तो देखो क्या मिला, वेट तो आपका था 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, अपथ्रस्ट कितना था 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और विस्कस फोर्स कितना था 6/η/rv, और कौन सी वेलोसिटी लोगे, द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो सॉल्व करोगे, ये एक r से r³ कट जाएगा, ठीक है, ये 4 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा टर्मिनल वेलोसिटीज 2/9 r³ रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा, जहाँ पर जो रो है वो किसकी डेंसिटी है, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, एंड सिग्मा जो है इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये याद रखना। r किसका रेडियस और ईटा किसकी विस्कोसिटी है, स्फेरिकल बॉल की, क्योंकि स्फेरिकल बॉल के लिए तो हमने लिखा था कि 6/η/rv विस्कस फोर्स होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखो एक केस है जब डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसमें फ्लो कर रही है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव होगी, मतलब पूरी चीज़ पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी। टर्मिनल वेलोसिटी नीचे आने का मतलब है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नीचे आती हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका ये सिग्मा रो से छोटा हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि वाटर में जो एयर बबल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। अब एक बेहद ईजी सा क्वेश्चन, a raindrop of radius 0.3 millimeter falls through air with terminal velocity 1 centimeter per second. Eta is 18 into 10 to the power minus 5 poise. Find the viscous force. तो viscous force का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6/η/rv। ओके, सारी चीज़ें तो आपको गिवन है, आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। ऑलराइट, सो ये तीनों जो चीज़ें हमने पढ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना है इनको, ओके।